संगम युग और दक्षिण भारतीय साम्राज्य। प्राचीन भारत में संगम युग लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच तमिल साहित्य, कला, संस्कृति का एक जीवंत काल था। यह अध्याय इस युग की समृद्ध कविता, व्यापार, समूह, सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता है, जो संगम युग की ऐतिहासिक समृद्धि से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य ने राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। समकालीन साक्ष्य सिक्कों द्वारा प्राप्त जानकारी पूर्व सातवाहन राज्यों के प्रमुखों के सिक्के और आंध्र कर्नाटक के सातवाहन सिक्के, साथ ही चेर, चोल, पांड्य और संगम काल के प्रमुखों के सिक्के संगम काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। रोमन तांबे, चांदी, सोने के सिक्के भी व्यापार संबंधों के बारे में जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत में तमिल ग्रंथ इसमें संगम काल और उसके बाद के साहित्य शामिल हैं, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। संगमकालीन राजवंश में चोल साम्राज्य का क्षेत्र और मुख्य प्रदेश में चोलों ने मध्य और उत्तरी तमिलनाडु में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसके शासनकाल का प्राथमिक क्षेत्र उर्वर कावेरी डेल्टा था, जिसे चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। तिरुचिरापल्ली शहर के पास स्थित उरायूर की राजधानी थी। पुहार या कावेरी पट्टनम एक वैकल्पिक शाही निवास स्थल और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर के रूप में कार्य करता था। बाघ उनका प्रतीक चिन्ह था। करिकाल शासनकाल और उपलब्धियां कह रही। करिकाल इलांजे चेन्नी के पुत्र करिकाल को संगम युग में सबसे महान चोल शासक के नाम के रूप में जाना जाता है। वेन्नी में 11 वेलिर सरदारों के समर्थन से चेरों और पांड्यों पर उनकी जीत से करिकालन की सैन्य शक्ति प्रदर्शित होती है। करिकालन के योगदानों में चोलों को रहने योग्य अथवा वास योग्य क्षेत्रों में बदलना, कावेरी के किनारे सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देना तथा जलाशयों का निर्माण शामिल था। उनके शासनकाल में कावेरी पट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में समृद्ध हुआ। अन्य प्रमुख चोल राजा पेरुनाकिल्ली को राजसूयम नामक वैदिक बलिदान करने के लिए जाना जाता है। उत्तराधिकार विवाद। करिकाल की मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य की पुहार और उरायर शाखाओं के बीच उत्तराधिकार विवाद सामने आया। चोलों ने अपनी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नियंत्रण कावेरी पट्टनम के माध्यम से बढ़ते व्यापार और करिकालन के नेतृत्व के साथ संगम काल पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे क्षेत्र के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला। चेर की राजधानी और क्षेत्र में चेर ने केरल के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनकी राजधानी वंजी थी, जिसे अक्सर करूर के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ विद्वानों का सुझाव है कि यह केरल के तिरुवंचकुलम हो सकता है। आमतौर पर विद्वान इस बात पर सहमत है कि चेर परिवार की 2 शाखाओं, जिनमें पुरैया शाखा वर्तमान तमिलनाडु के करूर में शासन करती थी। चेर राजा और शिलालेख पतितिपथु में 8 चेर राजाओं का उल्लेख है, जिसमें उनके क्षेत्र और प्रसिद्धि का विवरण दिया गया है। करूर के निकट पगलुर के पास पाए गए शिलालेख में 3 पीढ़ियों तक के चेर राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख चेर राजा में इमायावरम्बन, नेंदुन चेरालाथन और चेंगुट्टवन प्रमुख चेर शासक थे। चेंगुट्टवन, जो कई कबीलों के सरदारों को हराने के लिए जाने जाते थे, ने समुद्री डकैती को
समुद्री डकैती को दबाने और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मुसीरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिल्पाधिकारम में चेंगोट्टुअन के उत्तरी भारतीय अभियान का उल्लेख है, जबकि संगम कविताओं में यह घटना अनुपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि चेंगोट्टुअन ने 56 वर्षों तक शासन किया और रूढ़िवादी या गैर रूढ़िवादी दोनों धर्मों का समर्थन किया। चेर सिक्कों का निर्माण कुछ चेरों ने रोमन सिक्के का अनुसरण करते हुए तमिल ब्राह्मी किंवदंतियों वाले तांबे सिक्के जारी किए। चेरम्बपोरई एक चेर राजा था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। अन्य चेर सिक्कों पर धनुष बाण का प्रतीक उत्कीर्ण था, लेकिन इन सिक्कों पर अभिलेख का अभाव देखने को मिला। चेरों ने अपने विविध क्षेत्रीय नियंत्रण चेंगोट्टुअन जैसे उल्लेखनीय शासकों और मनमोहक सिक्कों के साथ संगम काल के दौरान दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पांड्य साम्राज्य पांड्यों का क्षेत्र एवं प्रदेश। पांड्य मदुरै पर शासन करते थे, जो तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर था। कोरकाई उनका प्रमुख बंदरगाह था, जो थमीराबरानी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित था। कोरकाई अपनी मोती मछली पकड़ने और चैंक डाइविंग गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। पेरिप्लस ने कोरकाई बंदरगाह को कोलकई कहा था। इसके अलावा पांड्यों ने दक्षिणी केरल में अपना प्रभाव बढ़ाया। कोट्टायम के पास स्थित नेलकिंदा बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया। मछली पांड्यों में प्रतीक चिन्ह था। पांड्य राजा में मंगलम तमिल ब्राह्मी शिलालेख में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के पांड्य राजा नेंदु चेंजियान का उल्लेख है। मदुरै कांची में मुंदुकुंडुमी पेरुवाझुती का उल्लेख है, जो एक अन्य नेंदु चेंजियान के थे तथा तलैयालंगनम में अपनी जीत के लिए जाने जाते हैं। मुंदुकुंडमी पेरुवाझुथी का उल्लेख 8वीं शताब्दी के वेल्लीकुंडी ताम्रपत्रों में मिलता है, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी। उन्होंने अपने वैदिक बलिदानों के प्रदर्शन की स्मृति में पेरुवाझुथी किंवदंती वाले सिक्के जारी किए। सैन्य उपलब्धि में तलैयालंगनम में चेर, चोल, पांड्य, वेलिर सरदारों की संयुक्त सेना पर जीत के लिए नेंदु चेंजियान की प्रशंसा की जाती है। उन्हें एक वेल प्रमुख के कब्जे वाले 2 महत्वपूर्ण स्थानों मिल्लाई मत्तुरु पर अधिपत्य करने का श्रेय दिया जाता है। नेंदु चेंजियाल को कोरकाई के स्वामी और दक्षिणी पर्वतावार के अधिपति के रूप में स्वीकार किया, जो तिरुनवेली तट पर एक मार्शल और मछली पकड़ने वाला समुदाय था। पांड्यों द्वारा सिक्का निर्माण। अपने सिक्कों में आमतौर पर एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ शैलीबद्ध मछली की एक छवि होती थी। तमिल संगमों का संरक्षण। परंपरा में माना जाता है कि पांड्यों ने तमिल संगमों को संरक्षण दिया, जिनमें संगम कविताओं के संकलन की आसानी हुई। हालांकि संगम कविताओं में कई पांड्य राजाओं के नामों का उल्लेख है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी और शासनकाल के वर्षों के बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। पांड्यों ने तमिल भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, जो कोरकई
के माध्यम से अपने व्यापार संस्कृति के संरक्षण और नेंदू जेझियाल और उल्लेखनीय शासकों के नाम के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन तमिल क्षेत्र और उसकी सामाजिक उपलब्धि में संगम कविताएं प्राचीन तमिलगम की सामाजिक संरचना की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इसके अलावा संगम युग में युद्धों का उद्देश्य अपने क्षेत्रों का विस्तार करना, जिससे संभावित रूप में सामाजिक असमानताएं पैदा हुई। इनसे युद्धबंदियों और दासों पर भी उल्लेख है। इस युग में महिलाओं ने आर्थिक उत्पादन में सक्रिय रूप से भाग लिया और महिला कवियों की संख्या में बहुतायत में थी। पर्यावरण क्षेत्रीय विभाजन उस समय के पर्यावरण सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। विचारधारा और धर्म दक्षिण भारत में औपचारिक धार्मिक गतिविधियाँ इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ अशोक के समय से चलती आ रही हैं। सातवाहन संगम राजा और इक्ष्वाकु ने वैदिक बलिदानों का समर्थन किया, जिसका प्रमाण संगम क्षेत्रों में दिया गया है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा, कावेरी पट्टनम, कांचीपुरम में बौद्ध केंद्र और तथा स्तूप स्थित हैं। हालांकि जैन धर्म की तुलना में तमिलनाडु बौद्ध धर्म की उपस्थिति कुछ स्थलों तक ही सीमित है। तमिल ब्राह्मी शिलालेखों के साथ तमिलनाडु के असंख्य गुफा आश्रय स्थलों जैन धर्म के मजबूत प्रभाव का संकेत देते हैं। संगम काल के बाद शताब्दियों तक जैनियों ने तमिल संगम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगम साहित्य में तमिल की कुछ आरंभिक रचनाएं, जिन्हें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इन ग्रंथों को संगम कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना और संगम मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं, जिसमें संगम के नाम से जाना जाता है, में की गई थी। इस अवधि के दौरान कुछ सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य लिखे गए। शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, जिसकी रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व इलंगो नामक कवि ने की थी। वह कोवलम, उसकी पत्नी कन्नगी और माधवी नामक वैश्या की कहानी है। मणिमेखला एक तमिल महाकाव्य है, जिसकी रचना लगभग 1400 वर्ष पूर्व सत्यनार ने की थी। इसमें कोवलम और माधवी की पुत्री की कहानी का वर्णन किया गया है। शिल्पाधिकारम में एक विवरण यहाँ बताया गया है कि कवि ने कन्नगी के दुख का वर्णन इस प्रकार किया। हे मेरे दुख के साथी, तुम मुझे सांत्वना नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि आपका शरीर जो शुद्ध सोने से भी अधिक गोरा है, यहाँ धूल के बिना धुला पड़ा है, धूल में धुला पड़ा है? क्या यह सिर्फ इतना है कि गोधूली के लाल चमक में अपनी सुंदर छाती फूलों की माला से सुसज्जित धरती पर गिरी पड़ती है, जबकि मैं अकेली असहाय निराशा में पड़ी हुई हूँ? क्या कोई ईश्वर नहीं? क्या इस देश में कोई ईश्वर नहीं? क्या ऐसे देश में कोई देवता हो सकता है? यहाँ राजा की तलवार निर्दोष अजनबियों की हत्याओं के लिए प्रयोग की जाती है। क्या कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं? संगमकालीन तमिल राजव्यवस्था, राजनीतिक संरचना, थीनई वर्गीकरण प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाती है। यह उस समय की राजनीतिक संरचनाओं में प्रतिबिंबित होता है, जिसमें तीन स्तरों में शासक होते थे। वेंडर, बड़े उपजाऊ प्रदेशों पर शासन करने वाले राजा वेंडर थे। वेलिर, भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्रों, मुख्य रूप से पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में नियंत्रण करने वाले कई मुखिया को वेलिर कहते थे। किजहर, गांवों या छोटे क्षेत्रों के नेता को किजहर कहते थे। वे विशिष्ट क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के प्रमुख थे। वेंडर राजाओं का राजनीतिक प्रभुत्व। वेंडर लौह युग 1100 से 300 ईसा पूर्व के प्रमुखों से उभर कर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान प्रमुखता से उभरे कुछ कबीलों के सरदार वेंडर के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों पर अक्सर अधिकार हासिल किया, जबकि अन्य वेलिर सरदारों के रूप में बने रहे। उदाहरण के लिए अथियामन, जिसका अशोक के शिलालेख में सत्तीपुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। चोल पांड्यचेर वेंडर का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। वेंडर ने सरदारों को अपनी अधीन कर लिया
अन्य 2 वेंडरों के साथ संघर्ष किया, योद्धाओं को संगठित किया, खुद को अलग करने के लिए कुंडगो, इमायावरम्बन और वनवरम्बन जैसी उपाधियां हासिल की। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा क्षेत्र कस्बों को बढ़ाने के लिए कवियों और भाटों को संरक्षण दिया। उनकी अपने दरबारों अवयम में मेजबानी की। उदाहरण के लिए चोल राजा करिकालन ने पट्टिनापलाई के संगीतकार कवि उरत्तिरंकन्नर को भारी मात्रा में सोने के सिक्के देने की पेशकश की थी। वेलिर प्रमुख अथियामन परी एवी और इरुगो जैसे प्रमुखों ने प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध विशाल क्षेत्रों पर अधिपत्य स्थापित किया। वे कवियों और भाटों के उदार संरक्षक थे। उनके पास सैन्य शक्ति थी। वे अक्सर युद्धों में उलझे रहते, खासकर मवेशियों को लेकर। विभिन्न अवसरों पर वे चेर, चोल, पांड के तीन मुख्य राज्यों में से किसी एक के खिलाफ एकजुट हुए। किजहर ये छोटे छोटे क्षेत्रों के प्रमुख थे। किजहर राजनीतिक संरचनाओं में सबसे निचले स्तर पर मौजूद थे। बाद में इन क्षेत्रों को नाडु के नाम से जाना गया, जो गांव का एक रूप थे। राजनीतिक संगठन पर वाद विवाद। संगम युग के दौरान तीन राज्यों में राजनीतिक संरचना पर विद्वान अलग अलग विचार करते हैं। ये हालिया विश्लेषण में तीन राज्यों की राज व्यवस्थाएं पूर्व राज्य प्रमुखताएं थीं। यह विवरण निम्नलिखित तर्कों द्वारा समर्थित है। इस काल में कोई सामाजिक स्थिरीकरण पर नजर नहीं आता है। उचित क्षेत्रीय संघ अनुपस्थित था। विनाशकारी युद्ध की व्यापकता, जिसने कृषि विकास में बाधा उत्पन्न की। उत्तर भारत की तरह कराधान का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि प्रमुख दृष्टिकोण एक सुव्यवस्थित राज्यों को सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि मरुथम क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव के लक्षण दिखाई देते हैं। मूवेंदार मुख्य शासक परिवार के क्षेत्रीय संघ 1ली शताब्दी ईस्वी के ग्रीक रोमन ग्रंथों द्वारा स्पष्ट और समर्थित है। क्षेत्रीय विस्तार के लिए युद्ध पूर्थिनय साहित्य में एक प्रमुख विषय है। कराधान के साक्ष्य मौजूद हैं, जिनमें राजमार्गों और कावेरी पट्टनम की बंदरगाह पर लगाए कर शामिल हैं, जिनमें चेर राजाओं की पहाड़ियां और मुसीरी बंदरगाह के संसाधन प्राप्त होते थे। व्यापार ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगम युग के राजनीतिक संगठन के आसपास की चर्चा इस ऐतिहासिक काल की जटिलता को दर्शाती है, जिसमें राज्य की सामाजिक व्यवस्था और पूर्व राज्य प्रदाताओं दोनों के साक्ष्य हैं। संगमकालीन अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की भूमि का वर्गीकरण प्राचीन तमिलगम को थिनाई अवधारणा के आधार पर 5 पर्यावरण क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरणीय परिस्थितियों और संस्कृति के आधार पर अलग अलग विशेषताएं व्याप्त थीं। कुरिंजी पहाड़ी क्षेत्र शिकार और संग्रहण गतिविधियों पर केंद्रित है। मरुथम नदी क्षेत्र, जो हल सिंचाई के क्षेत्र के साथ कृषि पर केंद्रित है। मूलाई वन क्षेत्र, जिसकी विशेषता पशुचारण और स्थानांतरण खेती है। थेनल तमिल भूमि, जहाँ मछली पकड़ना और नमक बनाना प्रमुख है। पलाई बंजर भूमि खेत के लिए अनुपयुक्त है। इसके कारण आजीविका के रूप में मवेशियों की चोरी और डकैती होती थी। शिल्प उत्पादन विविध था, जिसमें कांस्य के बर्तन, मोती, सोने की कलाकृतियाँ, शंख, वस्त्र, शंख की चूड़ियाँ, आभूषण, कांच, लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। केरल में अरिकामेडु, उरैयूर, कांचीपुरम, कावेरीपट्टनम, मदुरै, कोरकाई पट्टनम जैसे प्रमुख शहरी केंद्र शिल्पकारी के लिए प्रमुख थे। मदुरै कांची के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री के लिए दिन रात दोनों प्रकार के बाजारों का उल्लेख किया गया है। व्यापार और कच्चा माल। शिल्प के लिए कच्चा माल सर्वसुलभ के रूप में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण अन्य वस्तुओं के लिए कीमती और अतिकीमती पत्थरों का आदान प्रदान होता था।
गैर तमिल भाषी मुख्य रूप से व्यापारी कुछ शिल्प केंद्रों और कस्बों में मौजूद थे जो दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों का संकेत देते थे। तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में व्यापार से संबंधित वेनिकन चट्टन और निगमा जैसे शब्द शामिल थे। नमक व्यापारी, जिन्हें उमानार के नाम से जाना जाता है, व्यापार के लिए अपने परिवारों के साथ बैलगाड़ी में यात्रा करते थे। चेट्टू ने यात्रा कार्यक्रम और घुमंतू व्यापारियों का उल्लेख किया है। व्यापार में वस्तु विनिमय आम वस्तु थी, हालांकि सिक्कों का उल्लेख किया जाता था। रोमन सिक्के बुलियन के रूप में प्रचलित थे। लंबी दूरी के व्यापार में तमिल क्षेत्र में रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा, विशेष रूप से रोमन कलाकृतियों के साक्ष्य प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से जो सक्रिय समुद्री व्यापार और विदेशी संपर्क को दर्शाते हैं। कलभ्र का युग, संगम काल के बाद कलभ्र का युग गया। कलभ्र काल लगभग 300 ईस्वी से 600 ईस्वी इस काल में संगम युग के बाद का है। तथा तमिल काल में पल्लव पांड्य काल से पहले का है। संगम युग के बाद और तमिल इतिहास में पल्लव पांड्य काल से पहले का है कलभ्र काल, 300 ईस्वी 600 ईस्वी। कलभ्रों के आधिपत्य के तहत 3 पारंपरिक तमिल राज्यों चेर, चोल, पांड्य के लुप्त होने के कारण इसे पारंपरिक रूप से अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस काल के कारण तमिल संस्कृति मूल्यवान पहलू नष्ट हो गए। कलभ्रों काल का पुनः मूल्यांकन, आधुनिक व्याख्याएं अंधकार युग के नामकरण को अस्वीकार करती हैं। इस समय के दौरान तिरुक्कुलर, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय जैसे महत्वपूर्ण तमिल कृतियों की रचना की गई। कलभ्र काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गैर रूढ़िवादी धर्मों के प्रभाव प्राप्त किया, जिसके कारण रूढ़िवादी वैदिक पौराणिक विद्वानों ने कलभ्रों को नकारात्मक रूप में चित्रित किया। विस्तारित राज्य की सामाजिक व्यवस्था में संक्रमण, इस अवधि में कलभ्रों के काल में बड़े राज्यों के सामाजिक व्यवस्था में संक्रमण की ओर एक परिवर्तित चरण के रूप में देखा जाता है, जिसमें 6ठी शताब्दी के बाद से उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव और दक्षिण में पांड्य का शासन था। प्रारंभ में इन शासकों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संरक्षण दिया। बाद में शैव और वैष्णव जैसे रूढ़िवादी वैदिक पौराणिक धर्मों की ओर स्थानांतरित हो गई। इस बदलाव के बावजूद जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव मजबूत बना रहा, जिसके कारण शैव और वैष्णव के उभरते भक्ति पक्षों से कुछ लोग विमुख हो गए। निष्कर्ष रूप में कहें तो संगम काल दक्षिण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो शक्तिशाली राजवंशों के सह-अस्तित्व, जीवंत व्यापार नेटवर्क और एक समृद्ध सांस्कृतिक विशिष्टता द्वारा चिन्हित है। चोर, चेल, पांड्य ने अपने विशिष्ट प्रतीकों और क्षेत्रीय प्रभाव के साथ परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गतिशील राजनीतिक संरचनाओं, समृद्ध व्यापारिक संबंध तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रारंभिक भारतीय इतिहास में संगम काल की जीवन शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। समय अवधि में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में संगम युग रहा। 100 ईस्वी में संगम की रचना प्रारंभ हुई। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी कलभ्रों का काल रहा। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो समामेलन, विभिन्न तत्वों या संस्थाओं को एकीकृत या एकजुट, संपूर्ण या संरचना में समायोजित या विकल्प करना। प्राचीन बंदरगाह पुहार या कावेरी पट्टनम, मुसुरी, कोरकोई, नेलकिंदा आदि प्रमुख प्राचीन बंदरगाह थे। स्मरणोत्सव अक्सर समारोहों, स्मारकों या आयोजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण लोगों, क्षणों या उपलब्धियों का सम्मान करते हुए स्मरण किया जाता है। पुष्टि करना, अतिरिक्त साक्ष्य या जानकारी के साथ किसी कथन या दावे का समर्थन या उसकी पुष्टि करना। ऊंचा, अत्यधिक सम्मानित,
श्रद्धेय या प्रतिष्ठित, जो अक्सर एक श्रेष्ठ या उच्च दर्जे या गुणवत्ता का संकेत देता है। प्रतीक चिन्ह यह विशिष्ट प्रतीक है जिसका उपयोग किसी समूह, संगठन, रैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अंतराल किसी सतत प्रक्रिया या सरकार में अस्थायी निलंबन या रुकावट की अवधि। मुद्राशास्त्र सिक्कों का अध्ययन और संग्रह जिसमें अक्सर उनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौद्रिक महत्व शामिल होता है। तमिल महाकाव्य तिरुकुरल शिल्पाधिकारम मणिमेखले प्रमुख तमिल महाकाव्य थे। प्राचीन काल में कला और संस्कृति। प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा प्रस्तुत करती है। मंदिरों की जटिल मूर्तियों से लेकर महल परिसरों की भव्यता तक। इस अध्याय में हम प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की कविताओं, आध्यात्मिकता को दर्शाते हुए हजारों वर्षों की विकसित हुई रचनाओं, अभिव्यक्तियों की वास्तुकला की विशेषता का पता लगाएंगे। यज्ञ और बलिदान। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य आसपास जरथुस्ट्र, कोंगजी, सुकरात, महावीर, बुद्ध जैसे महत्वपूर्ण विचारक दुनिया भर में उभरे, जिन्होंने अस्तित्व के रहस्यों और मनुष्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश की। जिन्होंने पहले से मौजूद विभिन्न परंपराओं और बलिदान, धार्मिक विश्वास आदि को समझने का प्रयास किया। यज्ञ परंपरा, प्रारंभिक वैदिक परंपरा जिसे मुख्य रूप से ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, ने बलि परंपराओं का प्रकाश डाला, जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र शामिल थे। प्रारंभ में इन अनुष्ठानों में सामाजिक बलिदान शामिल था। हालांकि 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच बलिदान घर की मुखियाओं द्वारा घरेलू कल्याण के लिए किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे अधिक विस्तृत यज्ञ सरदारों, राजाओं द्वारा किए जाते थे। ये अनुष्ठानों के निष्पादन के लिए मुख्य रूप से ब्राह्मण पुरोहित द्वारा पर निर्भर थे। नए प्रश्न उपनिषद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए प्रश्नों को जन्म दिया, जहाँ लोग जीवन के अर्थ और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने में उसको उत्सुक थे। विचारकों ने वैदिक परंपरा के भीतर और बाहर दोनों जगह आधारभूत वास्तविकता की प्रकृति पर प्रश्न उठाया। बलि परंपरा का महत्व भी चिंतन का विषय बन गया। वाद विवाद और चर्चाएं वैदिक परंपराओं, मान्यताओं, प्रथाओं आदि के विषय विभिन्न वाद विवाद और चर्चाओं का आधार बने हुए थे। उदाहरण के लिए बौद्ध ग्रंथ 64 विभिन्न विचारधाराओं के बीच जीवंत वाद विवाद को प्रकट करते हैं। दार्शनिकों ने व्यापक रूप में यात्रा की चर्चाओं में भाग लिए, अपने दर्शन को मान्य बनाने का प्रयास किया। कुटाग्रशालाओं, झोपड़ियों और उपवनों में जहाँ भिक्षुक रहते थे, वहाँ वाद विवाद और चर्चाएं होती थी। महावीर और बुद्ध जैसी दूरदर्शी लोगों ने वैदिक सत्ता को चुनौती दी और व्यक्तिगत साधन या माध्यम पर जोर दिया, जो सांस्कृतिक अस्तित्व से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करता था। यह स्पष्ट रूप में ब्राह्मणवादी रुख के विपरीत था, जो किसी विशेष जाति या लिंग में जन्म के आधार पर व्यक्तियों के अस्तित्व को निर्धारित करता था। बौद्ध धर्म किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। बुद्ध अन्य शिक्षाओं की तरह चर्चा और बातचीत करते थे, मौखिक शिक्षा देते थे। पुरुष और महिलाओं, शायद बच्चे भी ने इन प्रवचनों में भाग लिया और ये कुछ उन्होंने सुना, उस पर चर्चा की। बुद्ध का कोई भी संभाषण उनके जीवन के दौरान नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व लगभग के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा वैशाली, वर्तमान बिहार के वैशाली के लिए पाली में वृद्धों या वरिष्ठ भिक्षुओं की एक परिषद में संकलित किया गया। इन संकलों को त्रिपिटक वस्तु विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना में 3 टोकरियों के नाम से जाना जाता है। इनमें पहले मौखिक रूप से प्रसारित किया गया और फिर लिखित दिया गया, बाद में विस्तार के साथ विषय वस्तु के अनुसार वर्गीकृत किया गया। विनय पिटक में संघ या
मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाओं सूत्र पिटक में रखी गई दर्शन से जुड़े विषयों को अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए क्षेत्रों में फैला, द्वीप का इतिहास और महान इतिहास जैसे ग्रंथ लिखे गए जिनमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास शामिल थे। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी शामिल थी, ज़्यादातर प्राचीन ग्रंथ पाली में, जबकि बाद की रचनाएं संस्कृत में लिखी गई थी। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैल गया तब फाहियान जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें अपने देश से लेकर आए। इन्होंने विद्वानों के द्वारा उनका अनुवाद किया गया। भारतीय बौद्ध शिक्षकों ने भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए ग्रंथों को लेकर दूर दराज के स्थानों की यात्रा की। ये ग्रंथ एशिया के विभिन्न भागों में स्थित बौद्ध विहारों से प्राप्त होते थे। पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुदित ग्रंथ तैयार किए जाते थे। लौकिक सुखों से परे महावीर बुद्ध जैसे विचारकों ने वेदों, अनुष्ठानिक यज्ञों, धार्मिक प्रथाओं आदि की प्रामाणिकता को चुनौती दी और साथ ही सांस्कृतिक इच्छाओं और दुखों से मुक्ति के लिए सरल प्रक्रियाओं व माध्यमों को बढ़ावा दिए, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में वैश्विक धर्मों का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के उदाहरण में कृषि, अर्थव्यवस्था के विकास, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक जीवन व्यतीत करने की इच्छा, नगरों और व्यापार का उदय। महावीर और जैन धर्म। महावीर का संदेश जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर से पूर्व के काल में भी विद्यमान था। वर्तमान महावीर से पूर्व 23 जैन तीर्थकर हो चुके थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 24वें तीर्थंकर बने। जैन धर्म के तीर्थ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। जैन धर्म का एक मूल विचार यह भी है कि सभी वस्तुओं में जीवन होता है, जिसमें पत्थर और जल भी शामिल है। इसका केंद्रीय सिद्धांत अहिंसा है। अन्य शिक्षाओं में शामिल है कर्म ही जन्म पूर्वजन्म के चक्र को आकार देता है। तप तपस्या इसे मुक्ति देते हैं। कई कर्म से मुक्ति के लिए अद्वैतवाद आवश्यक है। जैन साधु या साध्वी पंचव्रत का पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म का विस्तार। पूरे भारत में जैन धर्म का विस्तार बौद्ध धर्म के समानांतर हुआ। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में विविध ग्रंथ लिखे, जिनमें पांडुलिपियाँ मंदिर में पड़े जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। जैन धर्म से जुड़ी प्रारंभिक पत्थर की मूर्तियाँ उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थलों पर पाई गई हैं। बुद्ध और ज्ञान की खोज। प्रारंभिक जीवन और ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण शाक कबीले के सरदार के बेटे के रूप में विलासिता में जीवन हुआ, जो जीवन की कठिनाइयों से दूर हुआ। महल के बाहर की दुनिया ने उनके पहले अनुभव ने उन्हें चौंका दिया, जब उनका सामना बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और एक बेघर शिक्षक से हुआ। मानव क्षय अपना मृत्यु की अनिवार्यता में व्याकुल होकर तथा सिद्धार्थ के भिक्षुक के शांत आचरण से प्रभावित होकर भिक्षुओं का मार्ग चुना। महल छोड़ने के बाद उन्होंने सत्य के मार्ग की खोज की, जिनमें अत्यधिक तपस्या भी शामिल थी। इन अतिवादी गंभीर माध्यमों में त्याग कर सिद्धार्थ ध्यान में लग गए, जिनसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और गौतम बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात का जीवन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जीवन धम्म की शिक्षा देने, धार्मिक जीवन जीने के मार्ग को समर्पित कर दिया। एक आश्रय प्राप्त राज परिवार को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानोदय तक की बुद्ध की यात्रा बौद्ध धर्म की एक मूलभूत कहानी बनी, जो अनुयायियों सत्य की खोज और समझ के लिए प्रभावित करती है। बुद्ध एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को सदियों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में
और उससे आगे भी फैलाया। उनका संदेश मध्य एशिया में पूर्वी चीन, कोरिया, जापान और समुद्र पार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया के क्षेत्रों तक गया। बुद्ध की शिक्षाएं कहानियों से सीख। बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों में पुनर्निर्मित किया गया, जो अधिकतर सूत्र पिटक में पाई जाती थी। उन्होंने लोगों को समझने के लिए अलौकिक प्रदर्शनों का नहीं बल्कि विवेक और तर्क का सहारा लिया। लोगों के जीवन के साथ उनकी बातचीत एक दुखी माँ की तरह समझ और स्वीकृति पर जोर देती थी। बौद्ध दर्शन जगत की क्षणिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो निरंतर परिवर्तनशील है। संसार की अमानवीय आत्मविहीन है। इसमें यथास्थिति का शाश्वत सार का अभाव है। दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्चिन्ह तत्व है। दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। पारगमन का मार्ग अत्यधिक तपस्या और भोग की परंपरा संयम को दर्शाता है। नास्तिक दृष्टिकोण प्रारंभिक बौद्ध धर्म में देवताओं का अस्तित्व गौण था। बुद्ध सामाजिक संसार को मानव निर्मित मानते थे, न कि दैवीय रूप में निर्मित। राजाओं और गृहपतियों को मानवीय उत्तरदायित्व पर बल देते हुए नैतिक होने की सलाह दी गई। व्यक्तिगत परिवर्तन बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर बल दिया। बुद्ध ने आत्मबोध और निब्बान प्राप्त करने, अहंकार और इच्छा प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत साधन या माध्यम और सम्यक कर्म की परिकल्पना की। उनका अंतिम निर्देश अपना प्रकाश स्वयं बनो तथा पाले के लिए मुक्ति का मार्ग भी स्वयं खोजो। मुक्ति की दिशा में उनकी यात्रा में व्यक्तियों की भूमिका को दर्शाता है। बुद्ध के अनुयायी संघ का निर्माण। बुद्ध के अनुयायियों का दल बुद्ध ने शिष्यों का दल तैयार किया और संघ का गठन किया। भिक्षुओं का एक समुदाय जो धम्म के शिक्षक बने। जिन्हें भिक्षु के नाम से जाना था, सादगी में रहते थे। उनके पास ज़रूरत की चीज़ें होती थी। वे आम लोगों से प्राप्त भिक्षा पर निर्भर रहते थे। बाद में आनंद के अनुनय से महिलाओं को संघ में प्रवेश किया। महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। संघ में सामाजिक विविधता। बुद्ध ने अनुयायियों में राजा, धनी व्यक्तियों से लेकर श्रमिक, दास तक विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोगों को शामिल किया। संघ के भीतर समानता कायम रही, क्योंकि इनमें शामिल होने पर सभी मनुष्य अपनी पिछड़ी सामाजिक पहचान त्याग देते थे। आंतरिक संरचना और निर्णय लेना। संघ के संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, जो चर्चाओं में आम सहमति का प्रयोग करते थे। असहमति के मामले में निर्णय निर्धारित करने के लिए मतदान का उपयोग किया जाता था। बौद्ध धर्म का विकास। बुद्ध के जीवन के दौरान उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, जिन्होंने मौजूदा धार्मिक मानदंडों से मोह भंग हुए लोगों और सामाजिक उथल-पुथल से जी रहे लोगों को आकर्षित किया। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म आधारित श्रेष्ठता के दावे के स्थान पर आचरण मूल्यों और करुणा पर अधिक जोर दिया। विशेष रूप से कमजोर लोगों के प्रति मेत्ता, भाईचारे की भावना और करुणा के विचारों ने लोगों को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। संघ की स्थापना।
बौद्ध सिद्धांतों के विस्तार को सुविधाजनक बनाया और शासकों से लेकर हाशिए पर रहने वाले लोगों तक विविध अनुयायियों को आकर्षित किया। संघ के भीतर समानता और करुणा पर जोर दिया। बौद्ध धर्म के आचरण के सिद्धांतों के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन के बीच आध्यात्मिक दिशा की खोज करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनि हुआ। सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में सुत्त पिटक में भिक्षुणी द्वारा रचित छंद होते थे जो महिलाओं में आध्यात्मिक और सामाजिक अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए नियमों की रूपरेखा निर्धारित करता है, जैसे भोजन स्वीकार करने की सीमा, संघ, आवास में विस्तार का उचित प्रबंधन आदि। ये ग्रंथ प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की समझ एक झलक प्रदान करते हैं तथा लैंगिक गतिशीलता और नैतिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। स्तूप बौद्ध स्थलों का उद्भव बौद्ध अवधारणाएं ब्राह्मणों और जैन सहित विभिन्न परंपराओं के साथ वार्ता के माध्यम से विकसित हुई हैं, जिन्होंने विचारों प्रथाओं के निर्माण को प्रभावित किया। इस अंतर क्रिया में पवित्र स्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ स्थानों को विशेष वृक्षों, विशिष्ट चट्टानों या प्राकृतिक सुंदरता जैसी अनूठी विशेषताओं के कारण पवित्र माना जाता था। इन ग्रंथों पर छोटे छोटे मंदिर थे, इन्हें चैत्य कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में चैत्यों के साथ बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों का भी उल्लेख है। लुम्बिनी जन्मस्थान, बोधगया, ज्ञानोदय, सारनाथ प्रमुख उपदेश और कुशीनगर निर्माण जैसे स्थानों को पवित्र स्थान प्राप्त हुए। इसके समय के साथ इन स्थलों में सम्मान मिला और शासकों के संरक्षण में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुई। उदाहरण के लिए बुद्ध के लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने अपनी यात्रा को चिन्हित करने के लिए लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया। ये पवित्र स्थल विचारों, प्रथाओं की परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं जो बुद्ध धर्म के विकास के परिदृश्य को आकार देते हैं। स्तूपों का निर्माण क्यों किया गया था? बुद्ध के अवशेष को रखने के लिए पूजनीय स्तूप पवित्र थे। संभवतः बौद्ध पूर्व युग से प्रारंभ होकर वे बौद्ध धर्म के प्रतीक बन गए। अशोकावदान के अनुसार अशोक ने महत्वपूर्ण शहरों में बुद्ध के अवशेष वितरित किए, स्तूप बनवाए। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक भरहुत, सांची और सारनाथ सहित कई स्तूपों का निर्माण किया जा चुका था। कुछ प्रसिद्ध स्तूप में अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप 2000 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सांची स्तूप सबसे पुराने स्तूपों में से एक है। इसमें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दर्जा प्राप्त है। महाबोधि स्तूप यह बोधगया विहार में स्थित है, जहाँ यहीं पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। इसे यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। स्तूपों पर शिलालेख, स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर शिलालेख के निर्माण और सजावटी के लिए दिए गए दान के बारे में विवरण देते हैं। सातवाहन जैसे राजाओं, व्यापारियों, कारीगरों, संघों, यहाँ तक कि हाथीदार श्रमिकों ने भी स्तूपों के निर्माण में योगदान दिया। सांची की एक झलक। भोपाल के निकट सांची कनखेड़ा में अद्भुत प्राचीन इमारतों, जिनमें पत्थर की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, एक प्राचीन प्रवेश द्वार शामिल है। एक यूरोपीय विद्वान मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खंडहरों व अवशेषों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, शिलालेखों को पढ़ा और उनका निरीक्षण किया। 19वीं सदी में यूरोपीय लोगों की सांची स्तूप में गहरी रुचि थी। फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने पूर्वी प्रवेश द्वार को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया, हालांकि उन्हें इनकी प्लास्टर प्रतियों में ही स्पष्ट होने